नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है गरीब छोटी बहू पर अत्याचार करने वाली जालिम सास और जेठानी की हरकत जब पति को पता चले। अगर आप इस कहानी का पहला, दूसरा और तीसरा भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले और दूसरे भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसकी ज़िंदगी में दिक्कतें बढ़ती ही जा रही थी। इतने ट्विस्ट और टर्न तो नाटकों में नहीं होते जितने शादी के बाद से उसकी अब तक की लाइफ में आ चुके थे। रजत 2 दिनों बाद वापस चला गया। वो घर पर रुक ही नहीं सकता था। जॉब ही ऐसा था। इधर बच्ची वायरस के इन्फेक्शन से ठीक हुई तो मलेरिया का इन्फेक्शन हो गया, उससे उठी तो निमोनिया का इन्फेक्शन हो गया। हर 15 दिनों में डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते वह थकने लगी थी, जिस पर हर बार डॉक्टर और दवाइयों के खर्चे बार बार उसे सुनाए जाते। ऐसी औलाद पैदा की है जो जब देखो बीमार ही पड़ी रहती है। अब तो डॉक्टर भी तरस खाने लगा था। मैडम, आपकी किस्मत ही खराब है, वरना इतनी ठंड में मलेरिया होना संभव नहीं होता, और अब निमोनिया हो गया है। इतनी जल्दी जल्दी बच्ची बीमार पड़ रही है, थोड़ा अच्छे से ख्याल रखिए। वह सोच रही थी क्या कर सकती है वह। उसकी बच्ची के पास सिर्फ वही कपड़े थे जो उसकी माँ ने दिए थे। डायपर लगाने की मनाही थी। ऐसे में बच्ची कपड़े गीले करती तो बदलने के लिए कपड़े तक कम पड़ जाते। कहाँ से लाए वह और कपड़े किससे कहे। निमोनिया का एक इंजेक्शन 5,000 का था। डॉक्टर ने उससे पूछा, आप तैयार हो तो मैं बच्ची को इंजेक्शन दे दूँ। उसने साथ आए जेठ जी को देखा था, क्योंकि उसके पास तो पैसे थे नहीं जो वह हाँ कह सकती। जेठ जी ने डॉक्टर से कह दिया, आज रुक जाइए, मैं बच्ची के पिता से बात करना चाहता हूँ, वही डिसाइड करेंगे कि इंजेक्शन देना है या नहीं। ओके, पर ज़रा जल्दी कीजिएगा, इन्फेक्शन बढ़ गया तो मामला बिगड़ जाएगा। तब तक मैं कुछ दवाएं लिख दे रहा हूँ, वह देते रहिए। घर आकर उसने माँ के सुझाए सारे नुस्खे ट्राई करने शुरू कर दिए। इतनी परेशानियां वह अकेले ही झेल रही थी। न उसको किसी का आर्थिक सपोर्ट था, न ही भावनात्मक सपोर्ट था। बच्ची की स्थिति देखकर उसने तय कर लिया था, अगर बच्ची को कुछ भी हुआ तो वह अब रजत के साथ अपनी शादी खत्म कर देगी। वह नहीं रहेगी उसके साथ, नहीं रहना उसे। जो आदमी अपनी पत्नी को भावनात्मक सुरक्षा तक नहीं दे सकता, उसके साथ रहने का क्या मतलब है। खैर, यह उसकी दिन रात की दुआओं का असर था या दवाओं का असर था। अगली सुबह तक बच्ची की हालत में काफ़ी सुधार हो चुका था। डॉक्टर ने अब इंजेक्शन की बजाय उसे दवाओं पर ही रखने का फैसला किया था। बच्ची में काफ़ी सुधार है। बाय द वे, इसके पापा कहाँ हैं? ऐसे वक्त में उनको होना चाहिए ताकि अर्जेंट डिसीजन लिए जा सकें। जी, वो तो बाहर ही रहते हैं, वीकेंड में कभी आना होता है, जेठ जी ने कहा था। वीकेंड में हमेशा की तरह रजत आया। एक दिन रुका, फिर अगले दिन रजत को वापस जाना था तो उसने रजत से कुछ रुपए उसे दे जाने के लिए कहा। मम्मी को 10,000 दे जा रहा हूँ, जो चाहिए उनसे कह देना। तुम्हें क्या ज़रूरत है पैसों की? क्यों ज़रूरत नहीं है? मेरे पास 5 रुपए तक नहीं है। मैं भीख मांगती रहूँ मम्मी से? मम्मी से मांगने में क्या दिक्कत है? और तुम्हें पैसे चाहिए ही क्यों? सारा खर्च तो मम्मी देख रही हैं। सारा खर्च मम्मी जी देख रही हैं तो भैया बच्ची के दूध के पैसे मुझसे क्यों मांगते हैं? मम्मी जी से ले। किसने मांगे पैसे तुमसे? कब मांगे? आपके भैया ने मांगे। इन्फेक्शन के बाद से डॉक्टर ने गाय का दूध बंद कर इसे डब्बे का दूध लिखा था। उसके पैसे मैंने ही दिए हैं, और ये वो पैसे थे जो मेरी माँ ने मुझे दिए थे। आप तो एक पाई मुझे नहीं देते। बच्ची के दूध के लिए, प्लास्टिक सीट के लिए, साबुन, पाउडर, तेल, बाकी खर्चों के लिए मैं कहाँ से लाऊंगी पैसे? आपने तो मेरी भिखारियों वाली हालत कर दी है। सारा पैसा अपनी मम्मी को देते हैं और लोग मुझसे पैसे मांगते हैं। खुद हफ्तों में आते हैं। हमें आप अपने साथ ले जाना नहीं चाहते तो आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या अब मैं सड़क पर भीख मांगूं? उसका आक्रोश आज चरम पर था। भैया तुमसे क्यों मांगेंगे पैसे? बच्ची के दूध के पैसे मेरे घर वाले तुमसे मांगेंगे भला? ठीक है, अभी यहीं पूछ लीजिए। आपको सब पर यकीन है, बस मुझ पर ही नहीं है। रजत ने ज़्यादा बात न बढ़ाते हुए 2,000 उसके हाथ में रख दिए। जाने से पहले बच्ची के दूध के 4-5 डिब्बे और बाकी सामान रख कर जाइएगा। मैं भैया से कहती हूँ तो भाभी चिढ़ती हैं कि उनसे अपना काम करवा रही है। बच्ची आपकी है तो जिम्मेदारी भी उठाइए। नहीं उठा सकते तो मुझे मेरी माँ के पास भेज दीजिए। और हाँ, इसकी वैक्सीनेशन के लिए कृपा कर टाइम पर आ जाया करिए। यदि इतना भी समय नहीं था आपके पास तो बच्चा पैदा करने की ज़रूरत ही नहीं थी।
रजत हैरानी से उसका मुंह ताक रहा था। आज वह कैसे इस तरह से बोल रही है, लेकिन वह सोचने पर मजबूर हो गया, क्योंकि कह तो वह सच ही रही थी। जब से बच्ची पैदा हुई थी वह कभी 2 दिन से ज़्यादा उसके साथ रुक नहीं पाया। वह आता भी है तो सुबह को मुश्किल से वक्त दे पाता है। इतनी बार उसकी बच्ची बीमार पड़ी, पर वह एक बार भी सुबह के पास नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उसने जाने से पहले सारा सामान लाकर रख दिया था, पर क्या सिर्फ सामान लाकर रख देना या कुछ रुपए थमा जाना ही कर्तव्यों की तीसरी हो सकती है? बच्ची के अभिभावक तो वे दोनों ही बने थे, पर सारी तकलीफें वह अकेले ही भोग रही थी। बचपन से रजत की आदत थी अपनी हर बात के लिए माँ पर निर्भर होना। शादी के बाद भी रजत अपनी पत्नी और बच्ची की जिम्मेदारी भी मम्मी पर छोड़कर फ्री हो गया था, बिना ये सोचे समझे कि वो लोग यह जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं भी या नहीं। अगली बार जब रजत आया तो उसके लिए खुशखबरी लेकर आया। वह उसे और बच्ची को अपने साथ ले जाने वाला था। आखिरकार 4 महीने की बच्ची को लेकर जब वह अपने घर लौटी तो उसने चैन की सांस ली थी। अब जब तक सासू माँ नहीं आती तब तक वह यहाँ अपने तरीके से जीने के लिए आज़ाद है। यहाँ उसका जीवन सहज हो चला था। अब वह मानसिक रूप से स्वयं को काफ़ी स्वतंत्र महसूस करती। रजत जब बाहर जाता तो उनकी मकान मालकिन उसका ख्याल रखती। उसकी कुशल क्षेम पूछने वाले बहुत लोग थे जो आगे बढ़कर मदद करने के लिए भी तैयार रहते। वह यहाँ अब बहुत खुश थी, लेकिन महीना बीतने से पहले ही उसकी सासू माँ उनके यहाँ पधार गई। उन्होंने आते ही फिर एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया था। वे दोनों जब भी हंसते या हल्के फुल्के मूड में होते वे कोई न कोई ऐसी बात जरूर छेड़ देती या ससुर जी की मृत्यु को लेकर कुछ ऐसा कह देती कि उनकी हंसी पर एकदम से ब्रेक लग जाते और पूरे घर में खामोशी पसर जाती। वे स्वयं दुखी थी, इसलिए वे किसी और को, खासकर उसे खुश होता नहीं देख सकती थी। धीरे धीरे वे फिर टोका टोकी कर उस पर अपना शिकंजा कसने लगी थी। दीपू काम करके घर आता है और तुम फिर उसे सब्जी लाने भेज देती हो। तुम क्यों नहीं जाती सब्जी खरीदने? मेरे बेटे को हम्माल बनाकर रख दिया है, यह क्यों किया वो क्यों नहीं किया, जैसी बातें 24 घंटे चलती। उनकी बातों से बचने के लिए वह एक एक करके सारे काम अपने ऊपर लेने लगी। घर के काम निपटा कर बच्ची को देखती, फिर गोद में बच्ची को लेकर ही वह सब्जी लेने या फिर किराना लेने पैदल निकलती। क्योंकि बच्ची ने अब घुटनों से चलना शुरू कर दिया था तो सासू माँ के आराम में खलल पड़ता। एक हाथ से बच्ची संभाले, दूसरे में बड़े बड़े थैले लटकाए वह हाँफती हुई सीढ़ियाँ चढ़ती तो पड़ोसने और मकान मालकिन तक उस पर तरस खाती। जो कुछ भी उसके साथ हो चुका था और अब भी जो लगातार जारी था, उससे उसके मन में अपने ससुराल वालों के लिए चिढ़ पैदा होने लगी थी। जिस सास में वो कभी अपनी माँ को देखना चाहती थी, अब वही उसे जहर की पुड़िया लगने लगी थी। अनवरत असहायता की स्थिति में धीरे धीरे उसके मन में उनके प्रति भी तृष्णा का भाव कहीं न कहीं पनपने लगा था। अब वह प्रतीक्षा करती कि कब वे उसके घर से जाएं और वह चैन की सांस ले सके। अब उसे ससुराल जाना भी अखरने लगा था। वहाँ कभी भी उसका स्वागत नहीं हुआ था, बल्कि अपमान करने की सारी हदें पार की गई थी। वह अपने ही ससुराल वालों से कटने लगी थी। उसे लगने लगा था कि वह जितनी दूर उन लोगों से रहेगी उतनी ही सुखी रहेगी, लेकिन रजत के आगे उसकी एक न चलती। वह अब भी उसे खींचकर अपनी माँ के घर ले जाता, लेकिन अब वह पहले की तरह अपना अपमान नहीं सहती। अब वह मुंह पर बोलने लगी थी। हालांकि वह उन लोगों जितनी धृष्ट नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी अब चुपचाप सहते जाना उसके बस का नहीं था। इस दिवाली पर जब जेठानी जी ने उसकी बिटिया की ड्रेस पर फप्ती कसी, कैसी गवारों जैसी ड्रेस पहनाई है, ज़रा भी फेस्टिव नहीं है, 2 कौड़ी की। सासू माँ ने आगे जोड़ा, ये क्या जाने त्योहार पर कैसे पहनाना चाहिए, जिनके बाप नहीं होते वे जानते ही क्या है। तो वह बोल पड़ी, ऐसा है भाभी, आपके देवर की जितनी हैसियत थी उतने की ही ड्रेस मैं ले सकती थी। चलिए मैं गंवार सही, आप और मम्मी जी ही 2-4 स्टैंडर्ड की ड्रेस दिलवा दीजिए, मैं भी देखूं स्टैंडर्ड ड्रेसेस कैसी होती हैं। वैसे भी इसकी पहली दिवाली पर ताई जी और दादी की ओर से गिफ्ट तो बनता ही है। उसके इन बोल बचनों पर जहाँ सासू माँ तमक गई थी, वहीं जेठानी ने आगे कुछ न बोलना ही ठीक समझा, लेकिन सासू माँ को उसकी बात गड़ चुकी थी। इतना कमाने के बाद भी गंवार पल्ले पड़ेगी तो हैसियत ऐसे ही रहेगी। इतनी ही पैसे की भूख है तो बैठकर हराम की क्यों खाती है, खुद कमा जाकर। हराम शब्द पर वह चौंक गई। पति की कमाई उसके लिए हराम है। वह अपना सब कुछ छोड़ आई पति के लिए, सब कुछ सहती रही पति के लिए, दिन रात सेवा करे पति की, घर संभाले पति का, पर उसकी कमाई का खाना उसके लिए हराम है।
वाह, वह सोच रही थी कितनी गंध है इनके दिमाग में। वह तो अपने पति की कमाई में हर प्रकार से संतुष्ट है, लेकिन ये लोग खुद ही आग लगाकर फिर खुद ही विक्टिम बन जाते हैं। दिवाली के बाद सासू माँ जब उसके घर आई तो अब यही वाक्य उनका अमोद्य वस्त्र बन गया था, खुद कमा तब खा। वे जब तब उठते बैठते उसे अपने तीखे नस्तरों से छीलती रहती। वहाँ रहकर वे दिन रात रजत का ब्रेन वॉश करती। जब देखती कि रजत पर असर नहीं हो रहा है तो रोने लगती। रजत अपनी मम्मी को रोते सुबकते देखता तो उसका मन पश्चाताप और क्षोभ से भर जाता। उसके दिमाग में सासू माँ ने यह बात अच्छी तरह से बैठा दी थी कि ससुर जी की मृत्यु का कारण शुभी है। उस दिन कलह न हुई होती तो ससुर जी आज जीवित होते। वे बार बार स्वयं को पीड़ित निरूपित करती और जी भरकर उसे कोसती। वे यह भी कहती, अब तो मेरी परवाह करने वाला कोई रहा ही नहीं। अब तो तुम लोग जैसा चाहोगे वैसा व्यवहार मेरे साथ करोगे। देख ले, तेरे भाई भाभी तो मेरे सर पर नाच ही रहे थे, इसलिए तेरी बीबी का मुँह भी खुल गया है। सोचती है बुढ़िया का जितना हो सके अपमान करूं। हालांकि रजत जानता था कि सुभी ने माँ को कभी अपमानित करने की सोची भी नहीं, लेकिन यदि वह उसके बारे में कुछ भी कहने की कोशिश करता तो सासू माँ उस पर भी लांछन लगाकर फिर रोने बैठ जाती। सासू माँ की जेठानी जी से भी पहले पटती नहीं थी। वे एक की चार सासू माँ को सुनाती थी। अब तो खुलकर ही कलह होने लगी थी, इसलिए सासू माँ उनके यहाँ आई थी। ऐसे में रजत अपनी माँ की खुशी के लिए हर वो काम करता जिससे वो संतुष्ट रह सके। सिर्फ माँ के अहम को संतुष्ट रखने के लिए गलती न होने पर भी उसे डांट देता, बुरी तरह झिड़क देता। अब कोई भी बात होती तो वह अपनी माँ का ही पक्ष लेता, लेकिन इससे धीरे धीरे वह सुभी से दूर होने लगा था। अनवरत तनाव के चलते उनके बीच पति पत्नी के संबंध भी नगण्य हो चुके थे। रजत का काम पैसे कमाना भर रह गया था और उसका काम घर संभालना और बच्ची की देखरेख तक सीमित हो गया था। रजत आए दिन घर से बाहर ही रहता, इतना अधिक कि उसकी अपनी बच्ची तक उसे पहचानती ही नहीं थी। हफ्ते 10 दिन में 1-2 दिनों के लिए घर आने पर, उस पर भी घर में बहुत कम वक्त बिताने भर से बच्ची भला उसे पहचानती भी कैसे। रजत घर में होता तो फ़ोन या लैपटॉप पर ही व्यस्त रहता। सुबह को ज़रूरी बात कहने के लिए भी घंटों इंतज़ार करना पड़ता। कई बार तो वह भूल जाती कि उसे क्या बात कहनी थी। दिन, महीने और साल इसी तरह गुजरने लगे। इन्हीं सब उलझनों के बीच उसकी बिटिया 2.5 वर्ष की हो चुकी थी। रजत अपने काम में इतना मसरूफ़ हो चुका था कि यदि उसने याद न दिलाया होता तो उसे कभी यह भी एहसास न होता कि उसकी बिटिया अब स्कूल जाने योग्य हो गई है। उन्होंने उसके एडमिशन के लिए शहर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में आवेदन किया। अभिभावकों का भी इंटरव्यू होना था। वहां बच्चों के विंग की प्रधानाचार्य ने आवेदन पत्र में लिखी उसकी शैक्षणिक योग्यता देखकर सीधा सवाल किया, यू हैव सच एन एक्सीलेंट क्वालिफिकेशन, स्टिल यू आर सिटिंग एट होम, व्हाई? उसने कुछ पल सोचकर जवाब दिया था, एक्चुअली मैम, आई वॉज डूइंग PhD फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन DNA fingerprints. But meanwhile I got married and come here. But unfortunately here my subject is not available. So I dropped the idea of doing PhD and now I am completely concerned about my child only. उसके इस जवाब ने साक्षात्कार ले रहे पैनल में उत्सुकता पैदा कर दी। पहले PhD पूरी करनी थी ना, फिर शादी करती आप? मैम, मेरे पिता नहीं हैं और मेरी माँ काफ़ी बीमार रहती हैं। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ते जाने की वजह से उनका दबाव था मुझ पर, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ शादी की। सोचा था शादी के बाद डिग्री पूरी हो जाएगी, पर उसने बात अधूरी छोड़ दी थी। मतलब आप भविष्य में यदि अच्छा ऑफर मिले तो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहेंगी या जॉब करना चाहेंगी? मैम, अब मेरी पहली प्राथमिकता मेरी बच्ची है, उसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगी। साक्षात्कार ले रही महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बच्चा काफ़ी टैलेंटेड है। हम देख रहे हैं इतने छोटे बच्चे को भी आपने बखूबी ट्रेनिंग दी है। ऐसे बच्चे बहुत कम देखने को मिलते हैं। इतनी छोटी उम्र में भी आपकी बच्ची का आत्मविश्वास काबिले तारीफ़ है। थैंक यू मैम, मैंने शादी से पहले 2.5 साल शौकिया शिक्षिका की जॉब भी की थी, शायद इसलिए। यह सुनकर प्रधानाचार्य बोल पड़े, आपके पास यदि B.Ed की डिग्री होती तो हम अभी आपको जॉब ऑफर कर देते। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इतनी मेहनत से अर्जित की हुई योग्यता को अपनी क्वालिफिकेशन बेकार मत जाने दीजिए। पैनल वालों के इन शब्दों ने कुछ करने की उसकी सोई पड़ी भूख को फिर जगा दिया। उसकी ससुराल वाले अब तक उसे गंवार बेवकूफ़ घोषित करते आए थे।
और वह भी यह मानने लगे थी कि वह सच में गंवार और बेवकूफ़ है। पर आज इतने बड़े स्कूल ने उसकी योग्यता को सराहा था, उसके आत्मविश्वास को परखा था और उसमें फिर से इस आशा का संचार किया था कि वह भी कुछ है, कुछ और भी हो सकती है। जल्द ही साक्षात्कार का रिजल्ट घोषित हुआ। उसकी बच्ची का एडमिशन हो चुका था। उस दिन वह बहुत खुश थी। बच्ची स्कूल जाने लगी। उसने कभी भी सुबह को स्कूल जाने के लिए परेशान नहीं किया। पहले वह सारा दिन बच्ची में व्यस्त रहती थी, पर बच्ची जब स्कूल चली जाती तो वो 4 घंटे का समय उससे काटे नहीं करता था। अब वह नौकरी की सोच सकती है। उसे पढ़ाना बेहद पसंद है, पर बड़े स्कूलों में पढ़ाने के लिए उसके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। अखबार में बीएड प्रवेश परीक्षा की सूचना छपी थी। यह देख उसने सोचा क्यों न वह बीएड कर ले। उसने यह बात रजत और सासू माँ से कही तो रजत ने तो हामी भर दी, पर सासू माँ उसकी खिल्ली उड़ाते हुए बोली, यहाँ ऐसे एडमिशन नहीं मिल जाता, कॉलेज में प्रवेश परीक्षा होती है और तुम बीमारू राज्य के छोटे से गाँव नुमा शहर से आई लड़की यहाँ की प्रवेश परीक्षा कभी पास नहीं कर पाओगी। अपनी हैसियत देखकर मुंह खोला करो। तुम्हारे वहाँ की पीएचडी हमारे यहाँ की 5वीं के बराबर है। सासू माँ की यह बात उसको लग गई। अब तो जो हो जाए वह दिखाकर रहेगी अपनी हैसियत। जिद करके वह प्रवेश परीक्षा का फॉर्म ले आई। साथ में मॉडल पेपर भी था। उसका स्तर देखकर उसे हंसी आ गई। मम्मी जी तो कह रही थी कि यहाँ का लेवल बहुत हाई फाई है, पर मॉडल पेपर देखकर तो मुझे किताब खरीदने की भी ज़रूरत नहीं लग रही है। इसे क्रैक करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसका आत्मविश्वास देख रजत मुस्कुरा दिया। चलो अच्छा है, व्यस्त रहोगी तो फालतू की चिक चिक नहीं रहेगी। वह प्रवेश परीक्षा देगी यह जानकर सासू माँ ने फौरन वापस जाने का ऐलान कर दिया। उन्हें लगता था यदि वे वहाँ रहेंगी तो कहीं परीक्षा की वजह से बच्ची को संभालने का भार उन पर न आ जाए। वे वापस चले गईं। 2 महीने बाद ही आत्मविश्वास से लबरेज वह परीक्षा दे आई थी और जब परीक्षा परिणाम घोषित हुआ तो सुबह सुबह अखबार में अपना रोल नंबर देखकर वह खुशी से फूली नहीं समाई थी। रजत ने खुशखबरी देने के लिए घर फ़ोन लगाया था। फ़ोन जेठानी जी ने उठाया और उसके सिलेक्शन की खबर जानकर उनके बोल बचनों ने एक बार की उसके सारे उत्साह पर पानी फेर दिया। उसका सिलेक्शन कैसे हो सकता है दीपू भैया, आपसे ज़रूर रोल नंबर देखने में कोई गलती होगी। ऐसे आसानी से किसी का सिलेक्शन होता तो क्या इन जैसों का सिलेक्शन होने लगे तो फिर दुनिया में कोई असफल होगा ही नहीं। कहकर वह हंसी। भाभी, मैंने यूनिवर्सिटी में फ़ोन करके भी पता कर लिया है, सुबह का सिलेक्शन हो गया है, आप मम्मी को बता देना। कहकर रजत ने फ़ोन काट दिया। अपनी भाभी की बातों से उसका मूड भी उखड़ गया था। रजत ने उसका मुंह मीठा करवाया था। चलो तुम्हारे मायके में तुम्हारी मम्मी को भी खुशखबरी दे दो। उसके मायके में फ़ोन नहीं था। उसकी माँ पड़ोसी के घर से फ़ोन कर पाती थी, इसीलिए माँ से उसकी बातें बहुत सीमित हो पाती थी। उसने यह खुशखबरी माँ को दी तो वे बहुत खुश हुई। उसको आगे बढ़ने की दुआएं देते हुए बोली, जल्द ही फ़ोन कनेक्शन लूँगी, फिर तुमसे अच्छे से बातें हो सकेंगी। फ़ोन न होने की वजह से मन मार कर रह जाती हूँ। तुम खूब आगे बढ़ो बेटा, धीरे धीरे अपनी पीएचडी भी पूरी करो। अब उसमें आत्मविश्वास का असीम संचार हो चुका था। उसने शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। जल्द ही नियमित कक्षाएं शुरू हो गई। उसकी सासू माँ फिर आ चुकी थी। वह आश्वस्त थी कि सासू माँ रहेंगी तो उसे पीछे से बच्चों की ज़्यादा फिक्र नहीं रहेगी। कॉलेज सुबह 8 बजे से था, पर सासू माँ 9 बजे नाश्ता करती थी। अपने समय से पहले या बाद में कुछ भी करना उन्हें मंजूर नहीं था। उन्होंने साफ कह दिया था कि उन्हें इस आयु में समय पर गर्म नाश्ता चाहिए। सुबह 6 बजे थोपा हुआ नाश्ता खाना वे नहीं खा सकती। उसे यह सुनकर बहुत कोफ्त हुई थी। अपने घर में तो सासू माँ अपना नाश्ता स्वयं बनाती थी, क्योंकि जेठानी जी तो कमरे से बाहर ही 9:30-10 बजे निकलती थी। पर यहाँ समय पर गर्म नाश्ते का ऑर्डर पास किया जा रहा है। इनकी सारी दादागिरी बस मुझ पर ही चलती है। वह मन ही मन भुनभुनाई। सुबह 5 बजे से उसकी दिनचर्या शुरू होती है। बच्चों की वैन ठीक 7:30 बजे आती है, अतः इससे पहले ही उसे सारे काम निपटाने होते। सुबह ठीक 5 बजे उठकर वह बच्ची का नाश्ता, दूध, टिफ़िन तैयार करती। फिर बच्ची को उठाती, ब्रश कराती, नहलाती धुलाती, यूनिफॉर्म पहनाकर तैयार करती। उसका बैग तो वह रात में ही व्यवस्थित कर देती थी। बच्ची को वैन में छोड़ती,
फिर किचन में रजत, सासू माँ और स्वयं के लिए नाश्ता और दोपहर का खाना तैयार करती। ऐसे में यदि बाई छुट्टी कर दे तो उसे बर्तन और झाड़ू पोछा भी करना पड़ता। पूरे समय अकेली दौड़ती भागती वह पस्त हो जाती। कोई इतना भी सहयोग न करता कि बच्ची को वैन में बैठा ही दे तो सुबह के 2 मिनट बच जाएं। ऐसे में सासू माँ का यह फरमान उसे जहर लग रहा था, लेकिन वो करती भी क्या। रोज की किचकिच से बचने के लिए उसने कॉलेज लेट जाने का फैसला किया। कॉलेज प्रशासन बहुत सख्त था, लिहाजा उसने सीधा प्रिंसिपल से अपनी मुश्किल बताकर उसे लेट आने की अनुमति देने की प्रार्थना की। प्रिंसिपल काफ़ी अनुभवी महिला थी, उन्हें उसकी बातों में सच्चाई दिखी। वैसे भी वह पहले ही दिन से उससे काफ़ी प्रभावित भी थी। कॉलेज के पहले ही दिन उसने अपने जोरदार उद्घोषण से न सिर्फ अपनी सहपाठियों वरन शिक्षक वर्ग पर भी अपना प्रभाव छोड़ा था। उसे 2 पीरियड लेट आने की अनुमति मिल गई। खैर 2 पीरियड छोड़ने का खामियाजा उसे देर रात तक काम करके पूरा करना पड़ता था। बच्ची को पढ़ाना, घर के काम, सासू माँ एक काम के लिए भी नहीं हिलती थी, लेकिन इतना संतोष था कि उनके रहने से बच्ची की चिंता उसे नहीं लगी रहती थी। सबके सोने के बाद वह ड्राइंग रूम में ज़मीन पर बैठकर कॉलेज के लिए अपने चार्ट और मॉडल तैयार करती, फाइल बनाती। रात 1:30-2 बजे तक उसका पढ़ना लिखना चलता रहता। उसे अपने काम में लेट होना पसंद नहीं था, वह हमेशा अपनी तैयारी एक कदम आगे रखती और यही वजह थी कि वह अपने प्रोफेसर्स के बीच चर्चा और प्रशंसा का विषय बन गई थी। उसका छोटे से छोटा काम भी परफेक्ट होता। वह बढ़ चढ़ कर हर गतिविधि में भाग लेती और पुरस्कार भी प्राप्त करती। उसने इंटर कॉलेज प्रतियोगिताएं भी जीती। कॉलेज में सभी मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा करते, लेकिन यही प्रशंसा वह घर में सुनने को तरसती रहती। लेकिन यहाँ तो ढूंढ ढूंढ कर उसकी खामियां निकाली जाती थी। उसके पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। यह बात जैसे ही उसने अपने घर में बताई, सासू माँ ने वापस जाने का ऐलान कर दिया। हर बार यही होता, जब भी उसके टेस्ट या परीक्षाएं होती, सासू माँ कभी उसके पास नहीं रुकती, अपने घर चली जाती। उसे लगता जैसे सासू माँ भी उसकी परीक्षा लेती हैं, क्योंकि उनके जाने पर बच्ची को लेकर उसके सामने समस्या खड़ी हो जाती है। बच्ची जब 1:30 बजे स्कूल से आएगी तो उसे कौन देखेगा। वह तो 3-3:30 बजे घर आ पाती है। पर कहते हैं ना कि जब किसी काम के लिए शिद्दत होती है तो रास्ते भी स्वतः बनते जाते हैं। उसकी बेटी की सहेली पास की ही कॉलोनी में रहती थी। उसके परिजन बहुत भले लोग थे। उन्हें उसकी प्रॉब्लम का पता चला तो फिर उन्होंने ही यह उपाय सुझाया कि जब सासू माँ नहीं होंगी तो बच्ची अपने उसी दोस्त के घर उतर जाएगी, फिर सुबह कॉलेज से आते वक्त उसे अपने साथ ले आएगी। यह उपाय उसे जच गया और आखिर ये कठिन दिन भी उनके सहयोग से कट ही गए। फाइनल परीक्षाओं में उसने जी जान लगा दी थी और परिणाम उम्मीद से कहीं अधिक सुखद था। उसने 2 प्रश्न पत्रों में पूरे विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के साथ ही टॉप 5 में स्थान बनाया था। वह दिन उसके लिए अविस्मरणीय था जब उसे श्रेष्ठ परिणाम के लिए कॉलेज में सम्मानित किया गया था। वह घर आई। अपनी खुशी अपनी माँ से बांटने के लिए उसने घर पर फ़ोन लगाया, पर भाई के मुँह से माँ के अस्पताल में भर्ती होने की बात सुनकर उसे झटका लगा। उसकी सारी खुशी तिरोहित हो गई। माँ लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार थी। उन्हें किडनी प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई थी, लेकिन माँ से इतनी दूर वह उनकी बीमारी की सुनकर परेशान हो जाएगी, यही सोचकर उसे बीमारी के बारे में बताया नहीं गया था। वह जब भी फ़ोन करती सब बढ़िया है यही कहती। उसको रोना आ रहा था। उसे भाई हौसला बढ़ा रहा था। रो मत, मैं हूँ ना यहाँ, मैं संभाल रहा हूँ मम्मी को, तुम अपना ख्याल रखो, मम्मी ठीक हो जाएंगी, पहले से काफ़ी बेहतर है। पहले से माँ की तबीयत बेहतर सुनकर उसे तसल्ली हुई। माँ की डायलिसिस हो रही थी। वह रोज़ सुबह शाम फ़ोन करती। भाई हर बार यही कहता, पहले से ठीक है तबीयत, तुम घबराओ नहीं। फिर एक दिन मामा जी का फ़ोन आया, जल्दी आ जाओ, तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर हाथ खड़ा कर चुका है। वह रजत के साथ आनन फानन में तत्काल में रिजर्वेशन कराकर माँ के पास पहुँची थी। माँ अस्पताल के आईसीयू में लेटी थी। ऑक्सीजन लगी थी, लगातार सैलाइन और इंजेक्शंस चालू थे। 3 डायलिसिस से गुजर चुकी माँ बिल्कुल क्रिसकाय हो चुकी थी। उनको होश आने पर वह आईसीयू में माँ के पास पहुँची। उसे देखकर माँ का मुरझाया चेहरा कैसा खिल गया था। उसे आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने सीधा हाथ उठाना चाहा, पर उठा नहीं पाई। उनके सीधे हाथ में तेज दर्द था, बहुत तेज। उनकी हालत देखकर रजत ने उन्हें अपने साथ अपने शहर ले जाने का निश्चय किया था।
यहाँ छोटे से शहर में क्या इलाज हो पाएगा। अपने शहर में अच्छे डॉक्टर्स हैं, जान पहचान है, वहाँ दिखाने पर शायद मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएं। वह मन ही मन रजत की शुक्रगुजार थी। कितनी फिक्र कर रहा था रजत, जैसे वो उसी की माँ हो। अपने शहर पहुँचते ही रजत ने माँ को एक अच्छे नामचीन अस्पताल में एडमिट करवा दिया था। माँ का ट्रीटमेंट यहाँ शुरू हो चुका था, भाई भी साथ आया था। अब जाकर उसने राहत की सांस ली थी। लेकिन 4 दिन बाद ही उसकी राहत हवा हो गई। जब सासू माँ को यह खबर लगी तो वे अगले ही दिन उनके यहाँ आ गईं। उसे लगा शायद वे उसके माँ की बीमारी जानकर उनसे मिलने आई है, लेकिन उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही यह जानकर कि वे तो इसलिए आई थी ताकि उनके दिल का उदार बेटा अपनी सास पर खर्च न कर बैठे। आते ही उन्होंने हर खर्चे का हिसाब लगाना शुरू कर दिया। उनके आज आने से उसकी मुश्किलें कई गुना बढ़ गई थीं। एक तो वे वैसे ही किसी काम को हाथ न लगाती थी, जिस पर उनके गर्म नाश्ते खाने की फरमाइशें पूरी करना इस वक्त सुबह को भारी पड़ रहा था। पहले तो रोज़ वह सुबह 8 बजे माँ का नाश्ता व लंच लेकर अस्पताल पहुँच जाती थी, पर सासू माँ के आने पर अब सुबह 10 बजे तक वह उनको चाय नाश्ता कराने के बाद ही घर से निकल पाती थी। ऐसे में अस्पताल में भर्ती उसकी माँ का नाश्ता लेट हो जाता। नर्स रोज़ उसे टाइम से आने की ताकीद करती, पर वह मजबूर थी। दिन भर माँ की तरह तरह की जांचें चलती, हॉस्पिटल से लैब तक एम्बुलेंस में लेकर आना जाना पड़ता। उनके सीधे हाथ में तीव्र दर्द होने के साथ साथ बड़े बड़े छाले पड़ने लगे थे। ऐसे में जांच के वक्त उनके कपड़े हटाने पहनाने के काम के लिए किसी महिला का होना आवश्यक था, अतः उसे दिन भर अस्पताल में रुकना पड़ता। भाई खाना खाकर दोपहर 3 बजे तक अस्पताल आता, फिर शाम 6 बजे तक वह घर पहुंचती और घर के काम और रात के खाने की तैयारियों में जुटती। रात में भाई अस्पताल में रुकता। रात भर माँ दर्द से चीखती तो वह रात भर जाग कर माँ को संभालता, उनके हाथ पैर दबाता, और सुबह जब वह अस्पताल पहुँचती तब वह घर आ पाता, फ्रेश होता, कुछ देर से सो जाता। रात भर जागने के कारण थोड़ी देर सोना उसके लिए ज़रूरी था। जागने पर दोपहर का खाना जो सुबह बनाकर रख जाती वह खाता, फिर चाय बनाकर सुबह की सास को पिलाता, खुद पीता और फिर अस्पताल निकलता। उसकी सास को उसके भाई का घर पर रुकना और खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वे उसे देखते ही बड़बड़ाना शुरू कर देती। कैसे बेशर्म लोग हैं, लड़की के घर आकर पड़े हैं, लड़की के घर का पानी भी पीना हराम होता है, ये यहाँ पड़े पड़े मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रहे हैं। सुबह का भाई सुनता तो उसे बुरा लगता, पर वह यही सोच कर रह जाता कि उनके बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए जिसका जो मन आए वह कह देता है। एक बार माँ ठीक हो जाए फिर वह यहाँ रुकेगा नहीं, और जो भी मजबूरी में खाया पिया है उन सभी निवालों का एहसान चुका देगा। भाई उससे घर जल्दी जाने को कहता। तुम्हारी सास नाराज़ होंगी, तुम भी थक जाती हो, छोटी सी बच्ची सारे दिन बिना माँ के रहती है, तुम मेरे आते ही निकल जाया करो। डॉक्टर के शाम की विजिट का इंतज़ार करती हूँ ताकि उन्हें सब रिपोर्ट बता सकूँ और टेस्ट वगैरह के बारे में डिस्कस कर सकूँ। सारे टेस्ट करवाने मैं लेकर जाती हूँ माँ को, तो मुझे तो रुकना ही पड़ेगा ना, और घर जाकर सारे काम भी निपटाती हूँ, वो बेकार ही किचकिच करती हैं, क्या कर सकती हूँ। 15 दिनों बाद माँ का अस्पताल बदलना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर को किडनी के अलावा कुछ और गंभीर बीमारी का संकेत मिल रहा था, जिसके विशेषज्ञ दूसरे अस्पताल में बेहतर थे। एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI आदि सभी जांचें बार बार कराई जा रही थी। आखिर डॉक्टर ने उसे अपने चेंबर में बुलाया और उसकी माँ का एक्सरे और बाकी रिपोर्ट्स दिखाते हुए बोला, देखिए मैडम, थोड़ा खुद को मजबूत बनाकर सुनिएगा। आपकी मदर को फेफड़े में कैंसर है, एडवांस स्टेज है, इसलिए इनके सीधे हाथ में इतना दर्द है कि पेन किलर भी असर नहीं करता और बड़े बड़े छाले पड़ते हैं। आप कैंसर विशेषज्ञ से बात कर लीजिए, इनके पास समय कम है। कितना समय है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। 2 हफ्ते या शायद 2 महीने या 6 महीने भी खींच सकते हैं। बहुत कुछ व्यक्ति की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। बेहतर यही होगा कि इन्हें घर ले जाइए और सेवा कीजिए। वह माँ को घर ले आई थी। कैंसर विशेषज्ञ ने कुछ जांचों के बाद स्पष्ट कर दिया था कि उसकी माँ का कैंसर असाध्य है और कीमो या रेडियोथेरेपी से उन्हें कष्ट देने के बजाय वे लोग सेवा करें। माँ इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि थेरेपी झेल नहीं पाएंगी और उनका कैंसर ठीक नहीं होगा, सिर्फ कुछ दिनों का इजाफा करेगा जो बहुत कष्ट से भरे होंगे। रजत के आने पर वह उसे सब बताते हुए रो पड़ी। रजत उसे ढाढ़स बंधाता रहा, पर वो विकट स्थिति में फंसा हुआ था।
रजत की मम्मी यानी सुभी की सासू माँ ने स्पष्ट तौर पर रजत को कह दिया था कि वह जल्द से जल्द अपनी सास और साले को यहाँ से दफा करे, वरना वे स्वयं यह कार्य कर देंगी। रोज रोज की उनकी बातों से रजत का तनाव बढ़ रहा था। सुभी की माँ बार बार पूछती, डॉक्टर ने क्या कहा, मैं ठीक होऊंगी कि नहीं। वह बस किसी तरह अपने आंसू छिपाती। कैंसर का पता चलने के बाद से हफ्ता भर हुआ था माँ को घर लाए। एक दिन उसे कुछ दवाएं लेने जाना था। घर में कपड़े वाली कपड़े धो रही थी। रजत बच्ची और सासू माँ के कपड़े बाई ही धोती थी। सुबह उसे कपड़े बाहर सुखाने के निर्देश देकर बाहर निकली और आधे घंटे बाद घर पहुंची तो घर का माहौल बहुत अलग सा था। माँ के कमरे में सन्नाटा था। भाई पलंग पर एक कोने में सर झुकाए सिकुड़ा बैठा था। माँ की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। क्या हुआ मम्मी, बहुत दर्द है क्या? वह उनका हाथ सहलाते हुए पूछने लगी। माँ ने हाँ में सिर हिला दिया, बोली कुछ नहीं। हौसला रखो मम्मी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम क्यों ऐसे बैठे हो, चाय बनाऊं? उसने भाई से पूछा तो भाई ने सर हिलाकर मना कर दिया। कुछ हुआ है क्या? उसे अजीब लग रहा था। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ अब मम्मी को घर ले जाऊं, बहुत दिन हो गए यहाँ, और कब तक यहाँ रहेंगे हम लोग। भाई बहुत निराश स्वर में दीवार को घूरते हुए बहुत धीमे स्वर में बोल रहा था। अरे पर यहाँ वहाँ क्या इलाज होगा? यहाँ कम से कम इलाज तो मिल रहा है, वहाँ अकेले कैसे संभालोगे? यहाँ कम से कम मैं हूँ साथ में, उसने प्रतिवाद किया था। तुम समझ नहीं रही हो, हमारी वजह से दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। तुम अपने परिवार पर ध्यान दो, मैं पूरा ध्यान रखूँगा मम्मी का। अभी ऐसी फालतू बात करने का मतलब नहीं है, अभी कहीं नहीं जाएंगी मम्मी, वह बोली। उसका मूड उखड़ता देख भाई चुप हो गया। अगले दिन धोबन ने मौका देखकर कपड़े सुखाते समय उससे चुगली कर दी। भाभी, कल तो आंटी जी ने गजब कर दिया, ऐसा भी कोई करता है क्या? बेचारी आपकी मम्मी, वह तरस दिखाती हुई बोली। क्या क्या कर दिया मम्मी जी ने? उसने हैरानी से पूछा। उसे शंका तो कल से हो रही थी पर कोई कुछ बता नहीं रहा था। आप जब चली गई थी ना तो आपके भैया आपकी मम्मी को टॉयलेट के लिए कमरे से बाहर ला रहे थे। फिर उसने जो बताया सुभी उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। आखिर ऐसा क्या किया सासू माँ ने कि सुभी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई? क्या बीमार माँ की देखभाल में सुभी की पढ़ाई रुक जाएगी या फिर सुभी सासू माँ को कमाऊ बहू बनकर दिखाएगी? सासू माँ के बुरे दिन कब से शुरू होंगे? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। कहानी के अंतिम भाग को सुनने के लिए कमेंट में यस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।